बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। रोज़ की बुनियाद पे एक नया लेवल ऑफ इंसल्ट आज की गवर्नमेंट, रजीम और डीप स्टेट मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट कायम कर रहा है। आपको जहाज़ों में उतरते हुए नवाज शरीफ नज़र आते हैं, आसफा भुट्टो साहिबा नज़र आती हैं, बिलावल साहब नज़र आते हैं, आपको PMLN के IPP के लीडर्स बेपनाह नज़र आते हैं कि GB के अंदर इस वक्त वो इस तरह कैंपेन करें जैसे उनका ज़िंदगी का आखिरी इलेक्शन है कि GB का इलेक्शन जीतना इतना ज़रूरी है। लेकिन आप देखते क्या हैं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है जिसको फॉर्म 45 के मुताबिक 4 करोड़ और फॉर्म 47 के मुताबिक कम से कम 1.5 करोड़ वोट पड़ा है। उनका कोई भी रहनुमा बज़रिए रोड ट्रैवल करता है टू GB तो उसको रोक दिया जाता है, उसको बाहर एस्कॉर्ट कर दिया जाता है। जुनैद अख्तर साहब को हथकड़ियाँ बनाई गई थी। अब सलमान राजा साहब, नईम नज़र पचौटा साहब जब वहाँ जाते हैं तो उनको पुलिस एस्कॉर्ट करके बाहर ले आती है GB से, एज़ इफ़ कि GB इलाका गैर है। कि अगर आप PTI से हमायत करते हैं या PTI के ओहदेदार हैं या PTI के सपोर्टर हैं तो आप फारग। इस लेवल पे जुल्म और बर्बरियत उठ गया। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया क्या बात कर रहा है कि PTI बुरी, इमरान खान बुरा, PTI कल्ट, इमरान खान कल्ट। पेड इस्टेब्लिशमेंट के टाउट्स ऑन सोशल मीडिया यही बात कर रहे हैं। कोई ये बात करना नहीं चाह रहा कि ठीक है इमरान खान कल्ट, ठीक है 2018 में इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट की मदद ली, इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान की हुकूमत चलाती थी, तो अब क्या हो रहा है? इतनी शफकत वाली पॉलिसी क्यों नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए? उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये जो आप TV चैनल देखते हैं, ये जो आप सोशल मीडिया पे सेलिब्रिटीज़ देख रहे हैं, ये सारे इन्हीं की पैदावार हैं, इन्हीं के ग्रांट्स फंड से ये लोग बनते हैं। इसकी छोटी सी मिसाल देते हैं आपको ताकि आपको आज से 5 साल बाद क्या होना है लैंडस्केप में वो समझ आ जाए। अज़मा बुखारी साहिबा आपकी DGPR है, ऐसे ही है। अज़मा बुखारी साहिबा के अंडर अपेरेंटली आ रहा है वो मामला फिल्म सिटी वाला। अज़मा बुखारी साहिबा इनाग्रल इवेंट पे गई एक पंजाबी मूवी मक्खू के नाम से। आपको पता है ईद पे इतनी बड़ी बड़ी पाकिस्तानी फिल्में लगी थी, इतना उन्होंने बिज़नेस किया है, 500 करोड़ कर गई मेरा ख्याल है। रीमा साहिबा की मूवी और वो जो निकर वाली सरकार है उसकी मूवी, बहुत बहुत पैसे कमाए जी। तो मक्खू की पंजाबी फिल्म की गई है। वहाँ पर उन्होंने कहा है कि CM मरीम नवाज़ का विजन है टू रिवाइव पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री। अब आपको हम बताते हैं कि CM मरीम नवाज़ साहिबा कोई ऐसा विजन नहीं है कि वो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री रिवाइव करे। CM मरीम साहिबा का ये विजन है, PMLN का ये विजन है और हमेशा से था, और पीपल्स पार्टी यही चीज़ सिंध में भी करती है कि जो आपके सेलिब्रिटीज़ हैं, मूवी स्टार्स हैं, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, इनके साथ अच्छे तल्लुकात बना कर रखो ताकि ये जगह जगह अपनी जो प्रेजेंस है, अपनी फ़ैन फॉलोइंग है, उसको हमारी तरफ कायल करते रहें। ये इनका टोटल काम होता है। अब इस सारे काम को रिवाइव करने के लिए एक बड़ी सिंपल सी बात है, इन्होंने 50 एकड़ ज़मीन दे दी। पूरे पाकिस्तान से किसने मांग की थी फिल्म सिटी की? आपको याद है किसी ने इलेक्शन के टाइम कहा हो जी फिल्म सिटी चाहिए, फिल्म सिटी बगैर ज़िंदगी नहीं हमारी चल सकती? आपको याद पड़ता हो किसी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में डाला हो? हमें तो याद नहीं पड़ता। लेकिन जिस तरह सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस और लोगों की लाइक्स और डिसलाइक्स अकॉर्डिंग टू व्हाट देयर फेवरेट सेलिब्रिटी लाइक्स गहरी हो रही हैं और चेंज कर रही हैं, उतने ही सियासतदान इन लोगों पे डिपेंडेंट हो गए। मैरिलिन मनरो JFK के लिए गाना गाती है उसकी सालगिरह के ऊपर, और वो अपनी सारी फ़ैन फॉलोइंग JFK की तरफ लेके जाती है। आप देखते हैं कि डेमोक्रेटिक पार्टी इन अमेरिका बियॉन्से को पैसे देती है वो हिलरी के लिए इलेक्शन कैंपेन में आके कॉन्सर्ट्स करें। डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी अपने सेलिब्रिटीज़ को इंगेज करते हैं। तो यही बंदर बांट यहाँ चल रहा है। सिर्फ डिफरेंस क्या है? रिपब्लिकन्स ओपनली इंगेज कर सकते हैं सेलिब्रिटीज़ को, डेमोक्रेट्स ओपनली इंगेज कर सकते हैं। PTI की हमायत में अगर कोई सेलिब्रिटी बात करते हैं तो ऑल ऑफ सडन उसका करियर डीरेल होने का डर होता है, उसको फ़ोन आ जाता है, उस पर प्रेशर बन जाता है। तो इस सारे डर के माहौल में नून लीग अब लिटरली पैसे बांट रही है। अब जो अज़मा बुखारी साहब हैं उन्होंने एक बड़ी अच्छी स्टेटमेंट की। उन्होंने कहा जी क्वालिटी ओवर क्लास, फिल्म शुड बी फॉर ऑल नॉट वन क्लास, गुड ड्रामाज आर वेड, वाई नॉट गुड फिल्म। आपको किसने कहा ड्रामे अच्छे हैं हमारे? आपको किसने कह दिया? शाज़ो नाज़िर है 5-6-7 साल बाद एक आधा हमारा ड्रामा अच्छा होता है, ठीक। बाकी तो वही हैं, सास ने बहू को डांट दिया, बहू ने सास को डांट दिया, बहू का अफेयर हो गया, मियाँ का अफेयर हो गया, मियाँ को फ़लाँ लड़की पसंद आ गई, बट दैट्स अबाउट इट। ये हमारा कुल मजबूर है ड्रामों का। बाकी ISPR फंडेड ड्रामे होते हैं जहाँ पर उन्हें हमें बताना होता है कि जनाब 4 लोग हैं, देखिए वो चारों की तालीम सेम थी लेकिन 4 डिफरेंट प्रोफेशन चूज़ करते हैं और एक उनमें से पाक दामन रहता है, बाकी 3 जो है वो किसी ना किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं। ये टोटल हमारा इंटेलेक्ट लेवल है। तो आप
1 मिलियन 2 मिलियन की व्यूअरशिप वाले ड्रामे पर एपिसोड कहते हैं कि ये ग्रेट सक्सेस है, उस मैट्रिक के मुताबिक तो पंजाब गवर्नमेंट को फिल्म सिटी नहीं बनानी चाहिए थी, रजब सिटी बनानी चाहिए थी, उनको डकी सिटी बनानी चाहिए थी, उनको सिस्ट्रोलॉजी सिटी बनानी चाहिए थी, उनको कैंडोल सिटी बनानी चाहिए। इससे ज़्यादा व्यूज़ उनके पोस्ट पे होते हैं। तो यहाँ पे कोई मैट्रिक नहीं है। इवन इनकी जो फ़लसफ़ा और पॉलिसी है कि हमने सेलिब्रिटीज़ को तरफ कायल करना है, उसमें भी ये लोग अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। क्यों? ये जिन लोगों को इंगेज करते हैं उनका माजी इतना साफ़ नहीं होता, उनके करप्शन के स्कैंडल्स होते हैं, क्योंकि जाहिर है बंदा अपने इंटेलेक्ट लेवल को साथ एसोसिएट करता है। तो बुनियादी तौर पे हमारी गवर्नमेंट जीबी में जमहूरियत होने नहीं दे रही, ठीक है। यहाँ से फिल्म सिटी जैसे मंसूबे करके सेलिब्रिटीज़ की तरफ कायल कर रही है। सोशल मीडिया कैंपेन दे पर दे दी जा रही है ताकि लोग उनके गुण गाएं, उनकी अच्छी बातें करें। सुथरा पंजाब का कैंपेन किस किस सेलिब्रिटी ने नहीं किया? अगर मैं रोज़ भाई क्लिप के बाद चाहें तो वो को 5-6 नाम इकट्ठे कर सकते हैं और यहाँ पे या यहाँ पे दाखिल करवा सकते हैं। ना करना चाहें तो उनकी मेहरबानी है, आप सबको पता है किन किन ने किया। उसी सुथरा पंजाब के एक डिपार्टमेंट में जो डिस्पोजल का था 1 अरब रुपए का स्कैंडल आ गया। अभी तो बड़ी चीज़ें खुलनी हैं, बड़े कट्टे निकलने हैं। तो ये इनका लेवल है। अब ये सब कुछ किस टाइम हो रहा है, आप इस सब की टाइमिंग अंडरस्टैंड करें। सेलिब्रिटीज़ प्रोटेक्टेड क्लास, पैसे वाले हमारी तारीफ़ें करेंगे, ओके इनको 50 एकड़ दे दो। जीबी बड़ा क्रिटिकल जोन है जी पाकिस्तान के लिए, लिहाजा वहाँ पीटीआई नहीं आ सकती, ओके उन्हें बंद कर दो। महंगाई इस अरूज पे कि डबल डिजिट के अंदर आपके इन्फ्लेशन रेट पहुँच गया है और 13 साल का रिकॉर्ड लो हिट हुआ है मई में पाकिस्तान की फ्यूल डिमांड का। 13 साल, यानी कि सन 2013 में आखिरी इतनी कम कंजम्पशन थी। तब से लेके आज तक गाड़ियाँ कितनी इंक्रीज़ कर गई हैं, आप वो भी हिसाब लगा लें। क्यों? क्योंकि आपने तेल बुनियादी तौर पे इतना महंगा करवा दिया था अपना पेट्रोलियम लेवी के चक्कर में कि लोगों ने कंज्यूम करना छोड़ दिया। जी, आपकी जो कुल अकल है वो क्या है कि आपने पंजाब में अब रिलीफ क्रिएट किया है कि यार जो हमने सख्तियाँ लागू की थी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लिए, उसके तहत हम आपको मज़ीद घंटा देते हैं, आप 8 बजे नहीं दुकानें 9 बजे बंद कर दें। क्यों? उसके पीछे उन्होंने लॉजिक दिया। देखें, कोई गवर्नमेंट ना लॉजिक के बगैर कोई चीज़ करती नहीं। लॉजिक उन्होंने ये दिया है कि जनाब दिन लंबे हो गए हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है, लिहाजा आप 1-1 घंटा दफातर या अपने बिजनेसेस खोल लें। मज़ीद जो एग्जाम्प्ट बिजनेस हैं वो तो अब से 24 घंटे खुले हैं, लाइक फार्मेसी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन रियलिटी ये है कि जब पीक गर्मी होती है तब पीक लोड शेडिंग भी हो रही होती है। तो आप कारोबारियों को 1 घंटे की रिलीफ दे रहे हैं और पाकिस्तान अवाम को 0 घंटे की रिलीफ दे रहे हैं। हमने कुछ अर्सा पहले आपको बताया था कि पंजाब गवर्नमेंट इंडिया की उसने 11 अरब रुपये का पावर प्लांट परचेज़ किया और आपने 11 अरब रुपये का जहाज़ परचेज़ किया। आपकी प्रायोरिटीज़ ठीक नहीं है, आपको ये बात समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान की अवाम भी कोई चीज़ है। और ये बात सुहेल अफरीदी साहब के लिए भी सच है। जिस जमात को जिस सूबे में तीसरी दफ़ा हुकूमत मिली है, वहाँ पे अगर आप सूरत हाल और पोजीशन देखें तो वहाँ पे अभी बंदर बांट चल रहा है एमपीएस का आपस में कि बजट से पहले फ़ंड्स कैसे एलोकेट होंगे। वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की बात करें, नॉट मैं ये टेररिस्ट एरियाज़ की बात नहीं कर रहा, वॉर जोन ही मैं मेन बता रहा हूँ, तो आप लाहौर या पंजाब से कंपेयर नहीं कर सकते। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें तो वहाँ पे वो लैकिंग एंड पोर है। और अगर आप नंबर 1 मुद्दा ऑफ ऑल पीटीआई सपोर्टर्स की बात करें, इमरान खान की रिहाई, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी परफॉर्मेंस 0 है। तो अवाम की आवाज़ तो कहीं भी ट्रांसलेट नहीं हो रही। जॉर्ज ऑरवेल के नॉवल 1984 और क्रिश्चियन बेल की साइफाई एक्शन मूवी इक्विलिब्रियम के दरमियान क्या कॉमन है? इमीडिएटली देखते हैं तो लगता है कुछ भी नहीं, लेकिन जब गहराई में जाते हैं तो पता लगता है कि ये दोनों थीमेटिकली एक चीज़ के बारे में, वो है डिस्टोपियन गवर्नमेंट, जिसको बिग ब्रदर भी कहते हैं। जो बिग ब्रदर जो हमेशा देख रहा होता है आपको। बिग ब्रदर का चर्चा तो बहुत है आजकल पाकिस्तान के अंदर, लेकिन इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड थीम्स को समझने के लिए हमने द क्लब बनाया, जो कि पहले तो सिर्फ एक बुक क्लब हुआ करता था पिछले 1-1.5 साल के लिए, लेकिन अब हमने उसको एक यूनिवर्सल क्लब बना दिया है, इसके अंदर किताबें, पॉपुलर फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज, आर्टिकल्स, पब्लिश्ड पेपर्स, इन सारों का मजमुआ बना के हम थीमेटिकली मंथ टू मंथ कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को एक ग्रुप सेटिंग के अंदर एक कम्युनिटी के साथ समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, eonpodcast.com पे जाएं और अपनी मेंबरशिप परचेज करें ताकि हम जुमे के जुमे आपसे मुलाकात कर सकें। सी यू देयर इंशाल्लाह।
अब बिलावल साहब क्या कहते हैं, जो हमारे फ्यूचर पीएम बनने के उम्मीदवार हैं, जरदारी साहब कहते हैं मैं अपनी ज़िंदगी में इसको पीएम देखना चाहता हूँ। तो ज़ाहिर है अगर मैं इस दुनिया से चला गया तो इसको किसने पीएम बनाना है, कौन ये सारी मूव्स खेलेगा। बिलावल साहब कहते हैं कि जी सेंटर जो है वो सीकिंग टू अबॉलिश बिस्प है। वो कहता है कि ये स्कीम डेवलपमेंट वार्न्स अगेंस्ट स्कीम्स डिवॉल्वमेंट टू प्रोविंसेस, यानी कि कोई भी स्कीम जो ऐसी पावर सूबों से ले हम उसके ख़िलाफ़ होंगे। बिलावल भुट्टो ज़ुबारी ने पीएमएलएन गवर्नमेंट को कहा कि आप अबॉलिश करना चाहते हैं बिस्प को और पीपीपी उसको मरते दम तक प्रोटेक्ट करेगी, वो इंश्योर करेगी पीपल्स पार्टी के बिस्प की फंडिंग इंक्रीज़ हो। वो कह रहा था कि बैकग्राउंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ खेलदास कोहिस्तानी हैड अर्लियर सेड that the government was considering devolving this to provinces but clarified the complete abolition was not under consideration। ये बुलशिट है। रियलिटी ये है कि आपका बजट 5 दिन डिले हो गया क्योंकि आपकी 28वीं तरमीम की लड़ाई चल रही बिहाइंड क्लोज डोर्स। आपको याद होगा कि 26वीं 27वीं तरमीम जब पेश उन्होंने की थी और अप्रूव करवाई थी, उस पर डिबेट नहीं हुई थी, कोई जो कुछ डिबेट हुई थी बंद कमरों में होगी थी। 28वीं तरमीम के बारे में भी यही डिबेट चल रही है। उसके अंदर मेजर मुद्दे ये हैं कि कराची शहर सिंध से लिया जा रहा है, ठीक है। कराची शहर को अगर फेडरल टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया जाता है तो आप समझे सिंध का जो मेजर रेवेन्यू कलेक्टर है वो फेडरल गवर्नमेंट के पास आ जाएगा, तो सिंध बेसिकली फिर वडेरा राज ही रह जाएगा, ठीक। कराची के अंदर बहुत बड़ी मांग है जो उनके साथ जुल्म और 70 साल से हुई है कि जनाब हमें फेडरल टेरिटरी ही डिक्लेयर कर दें, हमें कोई मसला नहीं, जो हम एवरेज बंदे की बात करें। इस मुद्दे को प्रोटेक्ट करने के लिए अब 18वीं तरमीम का एक डगोसला सा बनाया जाएगा और बताया जाएगा जनाब कि ये सूबों की प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। साथ ही उन्होंने बात की बिलावल साहब ने कि हम 18वीं तरमीम लाइक पावर्स गिलगित बल्तिस्तान को भी देंगे। आप, आपके वालिद, आपकी वालदा, आपके नाना, आप में से कोई भी ये पावर जीबी को नहीं दे सकता। आप कोई काम गेट नंबर 4 से पूछे बगैर कर नहीं सकते। तो ये बढ़ के आप क्यों मारते हैं? और ये भी उस मैदान में जो आपके लिए तैयार किया गया है जहाँ पे सारी मेजर ऑपोजिशन को हटा दिया गया है। मैं चैलेंज करता हूँ कि जीबी में जिस साइज़ से ये जलसे कर रहे हैं, आप पीटीआई का कोई भी एमपीए उठा दें या एमएनए उठा दें, उससे कहे जी वहाँ पे जाकर जलसा करें, उसने इमरान खान की तस्वीर लगानी, उससे बड़ा जलसा हो जाएगा। तो अवाम के सेंटिमेंट्स को हर्ट करके आप क्या हासिल कर लेंगे? और ये वही जीबी है बाय द वे जहाँ पे अली खामनी की शहादत के बाद सबसे खौफनाक मुजाहरे हुए थे पाकिस्तान के अंदर, जहाँ पे एक चौकी पे हमला किया गया था, हमारे फ़ौजी भाई शहीद हुए थे, जवाबी कार्रवाई में जीबी के लोग शहीद हुए थे। तो आप किस चक्करों में हैं? आप मुल्क को फॉल्ट लाइन्स क्यों बना रहे हैं? अभी DGSPR साहब के ऑफिस ने बताया कि जनाब 22 दहशतगर्द हमने बलूचिस्तान में मारे 5 मुख्तलिफ शहरों के अंदर। तो आप क्यों लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हर जगह क्रिएट कर लें? किस बुग्ज़ में? अभी तक देखें ये तो साबित आप कर नहीं सके कि इमरान खान की जो गवर्नमेंट थी वो पाकिस्तान का न्यूक्लियर एसिड बेचने लगी थी, कि इमरान खान की जो गवर्नमेंट थी वो पाकिस्तान के सूबों को बेचने लगी थी, कि जो इमरान खान की गवर्नमेंट थी वो हिस्टोरिक लेवल की करप्ट थी, वो मुल्क का ख़जाना खा गए। आप ये साबित नहीं कर सके जो महंगाई हो रही थी इमरान खान के दौर में, आपने कहा था वो गुड गवर्नेंस से ठीक हो जाएगी। जंग हुई तो 3 महीने है, आपकी महंगाई तो 3 साल से चल रही है, ठीक है। तो कोई चीज़ आप उससे बेहतर कर ही नहीं पा रहे, तो भाई बुक्स किस चीज़ का है? सिर्फ ज़ाती शख्सियात, पर्सनैलिटी क्लैशेस का, कि मेरी बारी तुम्हारी बारी। गरीदा फ़ारूकी साहबा ने कहा था गुस्सा जान दो खान साहब, नवाज शरीफ की बारी पूरी होने दो। ये वो मेंटेलिटी है जो परमिएट कर गई है हमारे अपर एशलॉन के अंदर, हमारे एलिट्स के अंदर, कि ओके इट इज़ योर टर्न, हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, आप कर लें। भाई मुल्क का दिवालिया हो जाएगा। आपको याद है जब अदम एतमाद मूवमेंट आई थी तो हर टीवी चैनल डंडोरा पीटता था कि जनाब ख़त्म, पाकिस्तान तबाह, फिनिश हो जाएगा पाकिस्तान। अदम एतमाद होगी, होना आ गया, होने तो लग रहा है कि शायद दुनिया ख़त्म होने लगी। चले वो हम शहबाज शरीफ साहब मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के खाते नहीं डालते, वो चले अमेरिका के, पाकिस्तान के अंदर तो हालात बहुत बुरे हैं। महंगाई मुकाओ मार्च नाम था यार। ये ना जो ये एक इंसल्ट है ऑन अ डेली बेसिस, अब ये बर्दाश्त से बाहर होती जा रही है। अब इसको ना अब मुश्किल है इसको बर्दाश्त करना, क्योंकि लोग बिल्कुल अक चुके हैं। अब जो फेडरल बजट है आपका वो 5 को नहीं, वो 10 तारीख को पेश होगा। ये अभी टेंटेटिव डेट आ चुकी है क्योंकि कुछ आपस में बहस व तकरार चल रहे हैं। पीपीपी अपोज कर रहा है लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट्स को, ये एक डगोसलापन चल रहा है। अब वो 10 को पेश होगा, फिर उस पर एक स्टूपिड सी बहस होगी, फिर वो अप्रूव होगा। अप्रूव होने के अगले 3 महीने उसके रेमिफिकेशन होंगे, यानी कि 5-1 महीने आपकी इकॉनमी बंद है, कोई मेजर चेंज नहीं होगा। हाँ, स्टॉक मार्केट में जो सट्टा बाजार है बेसिकली वहाँ पे ऊंच नीच होगी, उसी को गवर्नमेंट दिखाएगी, देखें PSX के इतने पॉइंट ऊपर चले गए। बेवकूफ़ो ये क्यों नहीं बताते कि जिस टाइम से तुम उसको कंपेयर करते हो तब तो डॉलर का रेट कुछ नहीं था। आपका पूरा PSX सिर्फ डॉलर रेट एडजस्टमेंट हुई है। जो PSX का बुल रन था ना, जहाँ पे सारे पागल होते और रिकॉर्ड 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 रिकॉर्ड, वो इसलिए था कि आपका डॉलर, खान साहब के दौर के एंड में डॉलर का रेट क्या था?
170 180 था। इस गवर्नमेंट के पीक रेट क्या रहा है? 320। इन टर्म्स ऑफ डॉलर वैल्यू 2018-19 में डॉलर वैल्यू में स्टॉक एक्सचेंज पीक पे था। चले हम उस मैट्रिक को भी छोड़ते हैं, हम इनका स्टूपिड मैट्रिक ले लेते हैं कि ये जो आपके बुल और बेयर रन्स क्रिएट हो रहे होते हैं, सर डॉलर के रेट एडजस्ट होता है। आपको ये बात क्यों नहीं समझ आती? पता नहीं आप किन अहमकों की जन्नत में रहते हैं। तो आपके पास कुछ दिखाने को तो है नहीं। अब कोहिस्तान करप्शन केस होता है, 6 बिलियन रुपीज़ रिकवर होते हैं। मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे, अगर किसी आप अखबार की या नैब की हेडलाइन लगाएं तो ये 6 बिलियन का केस नहीं था। जो कोहिस्तान कितना केस था याद पड़ता है? हाँ, 37 बिलियन बताया जाता कि शायद इससे ही बड़ा फिगर है। अब 6 बिलियन रिकवर हुआ है, 6 बिलियन केपी गवर्नमेंट को हैंड ओवर हो गया। ना नैब से पूछा जाएगा बाकी पैसे कहाँ हैं, ना केपी गवर्नमेंट कभी जवाब देगी 6 बिलियन का हमने किया गया। वो याद है जो हमारे एक चीफ जस्टिस ने चंदा इकट्ठा किया था जी, वो कहाँ गया है? उसका क्या पर्पस था, कितना था, उसका ऑडिट कहाँ है? तो हमारे पैसे की तो वैल्यू ही कोई नहीं। वी आर वर्स देन शूदर्स एट दिस पॉइंट। हम थर्ड क्लास सिटीजन से भी वर्स हो चुके हैं। और PMLN ये बात करती है कि जनाब जो जेन जी है वो डिजिटल एज की बहुत आदी है, उनको क्वालिटी कंटेंट चाहिए, स्टोरी टेलिंग चाहिए स्ट्रॉन्ग, हाई प्रोडक्शन वैल्यू टू अट्रैक्ट यूथ एंड कम्पीट ग्लोबली। मैं कोई लतीफ़ा बताऊँ, सब कॉन्टेंट का ना इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बड़े यूट्यूबर हैं, सब कॉन्टेंट की बात कर रहा हूँ, सिर्फ पाकिस्तान की नहीं। ध्रुव राठी है, वो एक शायद 25,000 रुपये की ग्रीन स्क्रीन के सामने 1,000 रुपये की शर्ट पहन के वीडियो बनाता है, उसकी एडिटिंग होती है सिर्फ, और वो लाख रुपए का एडिटर या इंडियन प्रॉब्ली 50,000 रुपये का एडिटर करके देता है उसे। ये उसका टोटल सेटअप है। कैमरों की कॉस्ट होगी 5-6 लाख रुपये। वो तो एक ही फ्रेम चलाता है, उसके 2 फ्रेम भी नहीं होते। ठीक, वन ऑफ द बिगेस्ट है। खान सर जो खान अकेडमी चलाते हैं, ह्यूज सेटअप, वो तो लिटरली वाइट लाइट के अंदर शूट कर रहे होते हैं। आप जो इंट्रिकेट पॉडकास्ट देखना चाहते हैं जो बहुत हाई क्वालिटी होती हैं, जैसे राज शमानी वगैरह, एक बेसिक सेट होता है, पूरा सेट जो है 25 लाख में बन जाता है। तो ये आप जो पैसे खर्च करने की जस्टिफिकेशंस बना रहे हैं, आपको इसका इल्म ही नहीं है कि ये पैसे रिक्वायर्ड ही नहीं होते। मैं आपको वैसे एक लतीफ़ा बताऊँ, पाकिस्तान के अंदर हमारा पेड पॉडकास्ट का रेट है बिटवीन 5 and 7 lakhs। ठीक है, रफली हम इतने करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कितनी रील साथ बननी होती हैं। हर कोई यूट्यूबर जो है उसका रेट पेड का कुछ होता है, प्राइवेट पार्टीज़ का, और गवर्नमेंट का 2x होता है। आप बात समझ रहे हैं? आपको याद होगा जब इमरान खान सर ने बताया था कि प्राइवेट कंपनियां जब इश्तिहार देती हैं अखबार में या टीवी पे तो उनका एक्स रेट होता है, और जब सरकार देती है तो वो रेट इन्फ्लेट हुआ होता है। कहते ये कैसे हो सकता है? चलें, आपको कम रेट ना मिले, कम से कम मार्केट रेट तो मिले। रियासत के पैसे इस्तेमाल हो रहे हैं ना, मेरे और आपके पैसे इस्तेमाल हो रहे हैं। तो आपके यहाँ भी यही हो रहा है। मिसाल के तौर पे मोहित पीरज़ादा साहब को फ़ंड दे दिया गया कि आप एक वेबसाइट बनाएं। याद है वो वेबसाइट कितने पैसे दिए गए थे? ठीक है, ये कौन सी वेबसाइट है, इसने कैसे चलना था? ठीक है, उस ज़माने में, बाय द वे, अभी नहीं। महरोज साहब कहते हैं पैसे कम पड़ गए थे तो उनको अंगूठों की ज़रूरत पड़ गई थी, पर वो उनका एक निजी फेल है, अल्लाह माफ़ करे उनको उसके लिए। तो बुनियादी तौर में इन लोगों को ये अपना काम भी नहीं आता। मतलब ये प्रोपेगेंडा भी अच्छा नहीं कर सकते, ये उसके अंदर भी फंस जाते हैं, ये उसके अंदर भी मुझे और आपको कंफ्यूज रखते हैं, हमें दलदल में डाल के रखते हैं। और इस सारे बैकग्राउंड के अंदर जो आपको इन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, इन टीवी चैनलों को बातें बतानी चाहिए, वो क्या है कि ट्रंप और ईरान के मुज़ाकरात इस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि IRGC जो ईरान की है, उन्होंने क्लियर कट कह दिया है कि अब ये जो टिट फॉर टैट गोलियां चल रही ना, अब ये नहीं चलेंगी। अब जो भी हमला हमारे पे होगा, छोटा मोटा बड़ा पतला लंबा जो भी, हम उसका एक एक्सपोनेंशियल रिस्पॉन्स देंगे। और वो दे रहे हैं। इस वक्त वो बैक वक्त आपके बहरीन, कुवैत और इराक़ पे हमला कर रहे हैं, क्योंकि उनको नज़र आ रहा है कि अब UAE वाली साइड से मामला ठंडा हो गया, अब इन मुल्कों से हमारी तरफ रॉकेट मिसाइल चल रहे हैं। तो इसके जवाब में वो ड्रोन भी मार रहे हैं, मिसाइल भी मार रहे हैं, रॉकेट भी मार रहे हैं, और एक तूफ़ान बदतमीज़ी मचा हुआ है। ट्रंप इस सब के दौरान अभी भी कह रहा है कि हमारी ईरान से मुज़ाकरात चल रही है, वो अनकरीब हमारी बातें मान लेंगे, लेकिन इसको कौन मानता है? लेकिन साथ ही साथ वो इन हमलों का जवाब भी दे रहा है, और उन्होंने एक नए लेवल ऑफ सैंक्शंस भी लगा दिए हैं। ईरान की जो सबसे बड़ी क्रिप्टो एक्सचेंज है नोबेटेक्स, उस पर उन्होंने सैंक्शंस लगाई हैं कि उनको लगता ही है कि ये IRGC के साथ काम करिए टू सर्कमवेंट वेस्टर्न सैंक्शंस। प्रॉब्ली शायद कर भी दी हो, इसमें कोई शर्म और आड़ नहीं है, लेकिन ये ओवरऑल एक इशू है।
टॉमी पिगो ऑफिशियल अकाउंट ऑफ स्टेट डिपार्टमेंट से ट्वीट करते हैं कि यूनाइटेड स्टेट इज सैंक्शनिंग ईरान्स लार्जेस्ट डिजिटल एसेट एक्सचेंज नोबिटेक्स अलॉन्ग विद 3 अदर ईरानी एक्सचेंजेस फॉर सपोर्टिंग द रजीम्स टेररिस्ट एक्टिविटीज एंड सैंक्शंस एवेजन। अच्छा, मज़े की क्या बात है कि रजीम शायद इसके थ्रू अपने पैसे मूव कर रही हो, लेकिन प्रॉब्ली लाखों ईरानियंस भी कर रहे होंगे। तो अमेरिका को बिल्कुल कोई भार नहीं होता कि उसके एजेंडा के अंदर अगर सिविलियंस मरते हैं तो मरे, उसको कोई भार नहीं है। और अगर एक कंट्री है लाइक ओमान जो मामले में न्यूट्रल रहना चाह रही है, उनको वो भी पसंद नहीं आ रहा। वो ओमान पे कंटिन्यूस प्रेशर डाल रहे हैं कि जनाब आप ईरान के ख़िलाफ़ खड़े हो। आप भाई ओमान क्यों खड़ा हो ईरान के ख़िलाफ़? ओमान पागल है? ओमान रेफ्यूजी क्राइसिस चाहता है? ओमान चाहता है कि ईरान की गवर्नमेंट गिरे तो वहाँ पे आईसिस टाइप सिचुएशन अमेरिका आके बना दे? भाई हमारे इंटरेस्ट में है कि अफ़गानिस्तान फले फूले, हमारे इंटरेस्ट में है कि ईरान फले फूले, हमारे इंटरेस्ट में इंडिया फले फूले। हम पाकिस्तानी हैं, क्यों? हमारे हमसाए हैं। अगर खुदा ना खास्ता कोई क्राइसिस बनता है, मुल्क डिवॉल्व करता है, कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, तो रेफ्यूजीज़ कहाँ जाएंगे? अमेरिका तो नहीं जाएंगे ना यार, पाकिस्तान ही आएंगे। तो ये रीजनल स्टेबिलिटी के लिए बहुत होता है। अमेरिका का तो इससे कोई बाहर नहीं है, वो तो कहता है तोड़ के रखो। और जो अमेरिका का पिट्ठू है या अमेरिका उसका पिट्ठू है, ये एक बैक एंड फोर्थ रिलेशनशिप है। बेंजामिन नेतन्याहू वो कहता है जी मुसाद विल कंटिन्यू टू बी द टिप ऑफ द स्पीयर इन आवर स्ट्रगल अगेंस्ट ईरानी एग्रेशन। कौन सी एग्रेशन? कहाँ की एग्रेशन? मसलन आपने लबनान फतह कर लिया है, बकौल आपके ईरान आपने कम्प्लीटली तबाह कर दिया, अली खामनेई शहीद हो गए, अब कौन सी एग्रेशन है? बुनियादी तौर पे जो इसराइल की ख्वाहिशात हैं उसका पास रखने के लिए अमेरिका ये हर चीज़ कर रहा है। और ट्रंप ने कल बयान दिया था ना कि मैंने बात कर लिया है, तो वो वापस मूव कर रहे हैं। ठीक है, कल के दिन और आज के दिन लबनान में हमले हुए हैं। ये साउथ लेबनान के अंदर इसराइल ने मुख्तलिफ जगहों पे हमला किया, किसी बात का उनको भार या परेशानी नहीं। तो ओवरऑल अगर हम सूरत हाल देखें तो पाकिस्तान के अंदर जीबी में आपको क्लियर कट नज़र आ रहा है कि प्री पोल रिगिंग मैसिव लेवल पे की जा रही है, और मेरा ख्याल है पोस्ट पोल रिगिंग भी बहुत मैसिव लेवल पे होगी, ताकि पीटीआई वहाँ हुकूमत ना कायम कर सके, ताकि वहाँ पे एक नैरेटिव बनाया जा सके जहाँ पे गवर्नमेंट बताए और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट आपको बताए देखें जीबी के लोगों ने इमरान खान को रिजेक्ट कर दिया। यार जीबी में कितनी पॉपुलेशन है, आप किससे डर रहे हैं? पंजाब आपका सबसे पॉपुलर सूबा है, 9 करोड़ का, उसने इमरान खान को होल हार्टेडली तस्लीम किया। ठीक है, ये जो सलमान खान राजा साहब एमएनए बने बगैर इतना पॉलिटिकल क्लाउड एंजॉय कर रहे हैं, क्यों करें? इमरान खान की वजह से। और इमरान खान के पास पॉलिटिकल क्लाउड किसका है? पाकिस्तान की अवाम का। हम आपको कई दफ़ा बता चुके हैं यार, हमें इमरान खान की पॉलिसी से इख्तलाफ है, हमें उसकी लैंग्वेज से इख्तलाफ है, हमें उनके अंदाज़े बयान से, उनके सियासत करने के तरीके से इख्तलाफ है। लेकिन जब उनके साथ ज़्यादती हो रही है, उनकी जमात साथ ज़्यादती हो रही है, तो ये तो शर्म की बात है कि बंदा से बात ना करे। अफसोस होना चाहिए लोगों को कि वो अपने आप को पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स कहते हैं और वो स्पेट को स्पेट नहीं कह पा रहे, और इसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं होगा। आज से 1 साल पहले लोगों ने आपको बताया था कि जनाब इवेंचुअली इमरान खान भूला जाएगा, लोगों के दिल नरम हो जाएंगे। आज से 2 साल पहले भी ये बोला था। पिछले 2 साल में तो ऐसा नहीं हुआ, मामलात मज़ीद बुरे होते जा रहे हैं। आपने जितनी भी उनकी रैलियां तोड़ी हैं, जितनी भी अपर केडर तोड़ी है, जितना भी उन पर प्रेशर डाला है, जितने भी उनके बंदे जेल में डाले, नए बंदे उभर उभर के सामने आई जा रहे हैं, नया से नया बंदा निकल रहा है। मसलन आपको अक्रॉस इकोनॉमिक लाइंस उनकी सपोर्ट नज़र आ रही है। आपने पूरा कोशिश किया एएनपी को रीलॉन्च किया जाए केपीके के अंदर, उनकी वहाँ बिल्कुल ही सफ़ाई हस्ती से हर चीज़ मिट गई, तो बलूचिस्तान से आपने उनके लीडर को सेंटर बना दिया। आपने पूरी कोशिश की कि कोई और सियासी जमात वहाँ खड़ी हो, नहीं हो सकी। नून लीग ने सीसीडी बना के पंजाब में इंश्योर किया है कि एक वेपन हो उनके हाथ में हर वक्त, जिसके तहत वो हर किसी को थ्रेटन कर सकें। पूरे पंजाब में आपने रिगिंग करके मसा नून लीग को मैंडेट दिया। सिंध में आपने इंटीरियर सिंध में जरदारी और उनके वडेरे गुंडों को कंप्लीट ओपन पॉलिसी दी हुई है। मैं अभी कुछ दिन पहले ही वीडियो देख रहा था, एक सिंध की बच्ची है हिंदू, वो रो रही है, पिट रही है कि मेरे साथ जिनसी ज़्यादती एक बड़े पैमाने पे की गई है काफ़ी सारे लोगों के साथ। वैसे ये मरीम नवाज़ साहिबा का पंजाब है जहाँ पे एक और बहुत खौफनाक वाक़या हुआ है। मैं पहले इसे शुरू करने लगा था, लेकिन फिर मैंने सोचा ये एंड में आपको बताऊँ ताकि कम लोग देखें। कम लोग क्यों देखें कि जिस तरह मैं उसको डिस्क्राइब करूँगा तो आपको तकलीफ़ होगी। एक 18 साल घर की नौकरानी है। अब वो 18 साल की है कि नहीं ये पता चलेगा। बहुत सारे लोगों के घरों में तो छोटी बच्चियाँ काम करती हैं, ये बिल्कुल गलत है। वो फौत हो गई है अबॉर्शन कराते हुए। दोबारा सुनिएगा, एक 18 साल की बच्ची है,
मॉल टाउन के एक घर में काम करती है, वो फौत हो गई है अबॉर्शन कराते हुए। ठीक, उसने जो अपनी इनिशियल स्टेटमेंट दी थी रिटन और वीडियो, उसमें उसने कहा था कि मेरा गैंग रेप किया गया। किसकी तरफ से? घर के मालिक के बेटे और उसके ड्राइवर की तरफ से। और फिर उसका अबॉर्शन करवाया गया और अबॉर्शन के दौरान वो फौत हो गई। अब एफआईआर रजिस्टर हुई थी, इनिशियल स्टेटमेंट पे मर्डर के चार्ज डले थे एफआईआर में मौत के बाद, लेकिन किसी किस्म के दबाव की वजह से उस बच्ची ने बेटे का नाम वापस ले लिया, सारा मुद्दा ड्राइवर पे आ गया। अल्लाह, अगर उस बच्चे ने ये किया है इस लड़की के साथ, अल्लाह उसको जहन्नम में शैतान के साथ सज़ा दे। ये तो हाल है हमारा। अब मॉल टाउन में घर है, अमीर लोग होंगे, पढ़ा लिखा बच्चा होगा, पढ़े लिखे माँ बाप होंगे, ये आपकी तालीम का फ़ायदा है, ये आपके इल्म का फ़ायदा है कि छोटी बच्ची आप घर काम करवा रहे हैं और उसके साथ ये हरकत व सकनात हो रही है। अब देखते हैं मरीम नवाज़ साहिबा इस पर क्या करती हैं, क्योंकि वो मोमना वाला केस तो कंक्लूड हो गया, उनकी शादी भी होगी जो उनका बेसिक मकसद था। उनको डर ये था कि चद्दर साहब शादी से पहले कुछ चांद ना चढ़ा दें। अब शादी के बाद हाइप भी ख़त्म हो गई है, तो आहिस्ता आहिस्ता केस भी फिजल आउट कर जाए। क्योंकि केसेस को परसू करने की बड़ी हिम्मत चाहिए होती है, बंदे को बड़ा दलेर और दबंग होना चाहिए, कई साल लगते हैं। ये रिज़ल्ट था। तो अब इस बच्ची का कौन सहारा देगा? अगर इस केस के मुतल्लिक किसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन है कि वो घर कौन सा है, उन घर के मालकान कौन है, वो लड़का कौन है, अगर किसी के पास एफआईआर की कॉपी है, तो मैं आपको ओपन अपील करता हूँ, हमें दें, हम पब्लिकली चलाएंगे वो चीज़ें। कोई हमें डर आ रहा इस चीज़ का नहीं है। आप दुनिया में हमारे पे मुसीबतें खड़ी कर सकते हैं, आखिरत में नहीं कर सकते। उस बच्ची के ख़ानदान के लिए दुआ कीजिए, अल्लाह हम सबको हदायत दे, हमारी सरकार को हदायत दे, उनके दिलों में नरमी पैदा करे। जिस लेवल ऑफ जुल्म और बर्बरियत पे वो पहुँच गए हैं, अब पाकिस्तान में जीना मुश्किल होता जा रहा है। कोई इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं है इनके पास, कोई इनके पास लॉ एंड ऑर्डर करेक्ट करने की पॉलिसी नहीं है। मिलिटेंसी से ये नहीं जीत पा रहे, हर तरफ से हमें शिकस्त खुर्द हैं। लेकिन आपको बार बार बताए जा रहे हैं कि जनाब हमने इंडिया को जंग में हरा दिया, बहुत अच्छा हरा दिया, हम सब बहुत खुश हैं। लेकिन वो जंग थी पिछले साल। उस एक साल में जितनी दफ़ा हम मरे हैं बैड इकोनॉमिक डिसीजन की वजह से, बैड रूल ऑफ लॉ की वजह से, लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन की तरह से, उसका खमियाजा कौन भुगतेगा? हदायत की दुआ सबके लिए करनी चाहिए। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।